हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम बहुत नजदीक है, उसको देखते हुए हम लोग फटाफट एक बार सारे सोशल साइंस के प्रमुख क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, मुझसे जुड़े रहना। ठीक, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना ताकि समझ में आ जाएगा, है ना। और कहने का मतलब ये है कि हम लोग यदि क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर अपने आप दे सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो दो ध्यान में रखना है, क्या चीज, ब्लैक और ब्लू पेन रखना, हेडिंग देने में कोई कोताही मत छोड़ना, सफाई साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखना। ठीक है, यदि तुमको प्रश्न हो सकता है कि 3 आता है चौथा नहीं आता है, तो पहले 2-3 जो है वो सही सही लिखना, चौथा नंबर यदि गलत भी लिखोगे हेडिंग दे करके अच्छे से तो नंबर हो सकता है मिल जाए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है ताकि मेरा नंबर आना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से। क्योंकि उस समय तो दोनों हथियार होगा, बंदूक है तो भी, नहीं है तो भी, लड़ना तो होगा ही। युद्ध के मैदान में तो भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके सारे प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनो। नंबर 1 है तुम्हारा प्रश्न, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अभी अभी तुरंत 26 जनवरी बीता है, जिसको कि हम लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं ना। सभी बच्चे, अभी तो कोरोना था तो स्कूल बंद था, बच्चा नहीं गया, लेकिन जब स्कूल जाता है बच्चा तो क्या करता है, बैच खरीदता है, पॉकेट में टांगने के लिए टोपी खरीदती है लड़की सब, एकदम गोल मटोल वाला, है ना। और उसके बाद जो है फीता आता है, पट्टी और नी जैसा झंडा वाला, वो सब लेते। क्यों लेते हैं, लगता है कि एक जज्बा है, जुनून है बच्चों के अंदर, जा रहे हैं हम लोग झंडा फहराने के लिए, भारत माता की जय याद करके जाता है, नारा लगाता है, लगता है कि आजादी में भाग लेने जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये तुम लोग उदाहरण दे सकते हो। ठीक है ना, आराम से राष्ट्रवाद हेडिंग लिखोगे, उसके बाद पॉइंट वाइज आराम से देना। सबसे पहला कि देश के प्रति प्यार, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। नंबर 2 देशभक्ति, वो भी क्या हुआ, राष्ट्रवादी हुआ, है ना। देश के प्रति जुनून, है ना, जोश पैदा होना, वो भी क्या कहलाया, राष्ट्रवाद कहलाया। तो तुम्हारे पास 2-3 पॉइंट ऐसे हो गए। एग्जाम्पल में क्या बताओगे, सर जैसे कि होता है 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें हम लोग जोर शोर से भाग लेते हैं ना। और हमारे देश में युद्ध जो हुआ था, यानी कि आजादी की लड़ाई के लिए, उसमें जो अनेक नेता लोग भाग लिए थे, उदाहरण भी दे सकते हैं। राष्ट्रवाद का एक उदाहरण हो गया ना, भगत सिंह फांसी पर लटक गया था, उसकी शादी होने वाली थी, बोला शादी नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। शादी करेंगे तो एक लड़की के से बंध जाएंगे, लेकिन पूरे देश से बनने के लिए हमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा, आसानी से लिखोगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। तो सिंपल सा बात देख लो, किसानों की स्थिति क्या थी, जो भारत में था उसी तरह हर जगह भी था। क्या था कंडीशन, भारत में क्या था किसानों की स्थिति, जमीन किसके पास होता था, जमींदार के पास। जमीन किसके पास होता था, जमींदार के पास। और किसान लोग जो थे ना उस जमीन में काम करते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो था रूसी किसानों की स्थिति, रूस में किसानों का स्थिति कैसा था, है ना। रूस में क्रांति हुआ 1917 में, एकदम याद रखेंगे। और रूस में जब क्रांति हुआ था उससे पहले किसानों की स्थिति कैसी थी, वो लोग थे बंधुआ मजदूर। ये बंधुआ मजदूर क्या होता है, भैया 500 में मेरा काम कर दो कोई, ठीक ना, तुम 10 दिन में खत्म करो, 25 दिन में खत्म करो, है ना। इस तरह के लोग होते हैं बंधुआ मजदूर। देखता होगा पंजाब लोग जाता है, क्या कहता है, तुमको 10,000 देंगे इस सीजन में, चलो। तो 10,000 में पहले बात कर लिया, उस बात करने में वो 1.5 महीना काम करवाएगा कि 1 महीना, लेकिन पूरा काम तुमसे करवाएगा। ऐसे मजदूर को क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता था, अमीर आदमी जो होता था ना उसके यहाँ लोगों को एक तरह से रख लिया जाता था। ठीक है, दास के रूप में, या फिर मान के चलो कि तुम्हारे बेटी के शादी में हम 20,000 50,000 रुपया दे दिए। ठीक है, और क्या हुआ कि तब तुम तो पैसा ले लियो हमसे, कर्ज में डूबे हुए, तुम मेरे यहाँ काम करोगे। तो जो भी अमीर आदमी थे, अमीर आदमी मतलब सामंत, तो वर्ड को छोड़ दो, सिंपल सा भाषा में जो भी अमीर व्यक्ति थे, अमीर लोग थे, जमींदार थे, वो लोग क्या करते थे, किसानों को बंधुआ के रूप में रखते थे। बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं, पूछ देगा तो तुम लोग जवाब दे सकते हो कि सर बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं। ऐसे मजदूर जो किसी न किसी कारणवश बड़े घर के लोगों के पास या जमींदारों के पास बंधक बन करके काम करते हैं, है ना, पैसा चुकाने के बदले। तो ये चीजें, यही तो बंधुआ मजदूर कहलाता है। तो किसान का स्थिति क्या था, समझ में आ गया होगा क्या। और इससे किसानों की स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही थी। किसी के यहाँ जब हम काम करेंगे गुलाम के तरह, तो क्या होगा, किसान का स्थिति खराब होगा। क्यों खराब होगा, क्योंकि जब किसान खुद दूसरे के यहाँ काम कर रहा है तो उसका परिवार, उसका बाल बच्चा तो और क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा ना। तो कंडीशन यही था। तो तुम लोग आसानी से कहानी बना करके लिख देना, रूसी किसानों की स्थिति। हेडिंग कैसे दोगे, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, उसके बाद डबल डॉट देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं, उसको देने के बाद डैश देंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले रूस की क्रांति का 1917 में, उससे पहले किसान की स्थिति क्या थी, तो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के अंदर में वो काम करते थे, बंधक बन के, बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधक समझ गया, किसी न किसी बस पैसा लिया कर्ज में और उस कर्ज के बदले काम करते हैं। तो यही चीज था।
अब आया क्या दांडी यात्रा का उद्देश्य, ठीक है। दांडी यात्रा गांधी जी, ठीक है ना, 24 दिन में यात्रा पूरा किए थे, 78 किलोमीटर, ठीक, कितने दिन में, 24 दिन में। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इसके प्रमुख कौन थे, गांधी जी। ये दांडी यात्रा क्यों हुआ था, तो नमक कानून तोड़ने के लिए। क्यों नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून का मतलब क्या होता है भैया, तो देख लो, होता क्या था, नमक सबसे सस्ता है इंडिया में, ठीक है, आसानी से मिल जाता था, समुद्र है, चाहे तीनों तरफ तो समुद्र ही समुद्र है, तो हम लोग नमक बनाते थे। लेकिन अंग्रेज क्या क्या बोला, तुम लोग अब नमक भी नहीं बनाओगे, क्या करना है, ये नमक भी हम बनाएंगे, खरीदोगे तुम। तो इससे लोगों को तकलीफ हुआ भैया, अब तुम एक तो ऐसे इतना सस्ता नमक, ऊपर से तुम बनाओगे, तुम ब्रांडिंग लगाओगे, पैकेट में भरोगे, उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगे, लूटोगे आदमी को, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने उस कानून को तोड़ने के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। सभी ने का मतलब होता है प्रेम पूर्वक आपका खिलाफ करना। प्रेम पूर्वक आपका खिलाफ करने का मतलब क्या हो गया, यदि आपसे हमको गुस्सा है तो आपसे हम बात नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। एक होता है गुस्सा पूर्वक गुस्सा करना, लाठी फरसा निकाल करके, तो गांधी जी यही किए। तो पहला शुरुआत कहां से हुआ था, पूछ देगा प्रश्न कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस चीज से हुआ था, तो नमक कानून तोड़ने से, ठीक है, यानी कि दांडी यात्रा से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कब, 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 को 78 व्यक्ति के साथ, कितने व्यक्ति के साथ, 78 लोग गए थे। एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ से प्रश्न बन गया है ना, 78 व्यक्ति के साथ। कितने की दिनों की यात्रा थी, 24 दिनों की, ठीक है। शुरुआत कब से किया था, 12 मार्च से, मार्च आने वाला है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो 12 मार्च से 30 अप्रैल मार्च तक की 31 मार्च तक जोड़ लेना, इधर उधर 6 अप्रैल, तो हो गया कितना, 18 6 24, 24 दिन याद रखना है। तो सिंपल सा कहानी हम लोग देख लिए। ये लोग शांतिपूर्ण रूप से जा रहे थे, पैदल मार्च करके, सभी लोग जाएंगे 78 व्यक्ति वहां पर, और वहां पर नमक बना करके, नमक बना लिए तो कानून टूट गया खुद ब खुद। तो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग दोगे, दांडी यात्रा के प्रमुख उद्देश्य। नंबर 1, सबसे पहले क्या, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी, नमक कानून तोड़ने से, ठीक है, यानी कि दांडी यात्रा से। नंबर 2, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों ने जो नमक क्या बनाया था, नमक कानून बनाया था, उसको तोड़ना। मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो नमक कानून था उसको तोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और कुछ क्या लिखोगे सर, 12 मार्च को निकला था, 6 अप्रैल को पहुंच गया, 24 दिन लगा था जाने में, कहानी खत्म। कितने व्यक्ति थे, 78 व्यक्ति थे। तो ये याद हो गया। तो दांडी यात्रा के बारे में आराम से लिख दोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक। और क्या मजा तो तब आ जाएगा ना, सभी ने अवज्ञा आंदोलन लिख देना हेडिंग में, ठीक है ना, गोला बना देना, एरो दे देना, उसके साथ स्टार्टिंग में लिख देना दांडी यात्रा। कितने आदमी गए, 78 आदमी, मुखड़ा बना देना 2-2 करके, यानी कि ग्राफिकल मेथड से बता दिया तो और मजेदार हो जाएगा, ठीक है। मैं यदि कॉपी लिखता तो ऐसा ही करता कुछ। अब आया क्या, गुटेनबर्ग की बात करें, ठीक है। यूरोप में पहली बार जो छापा कारखाना खुला था, कहां पर, यूरोप में। ऐसे कहा जाता है पहली बार पेपर का आविष्कार कहां पर हुआ था, चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ, चीन में। लेकिन चीन के बाद कहां गया, यूरोप गया, है ना, चीन के बाद यूरोप में। तो ये गुटेनबर्ग के बारे में पूछ रहा है। गुटेनबर्ग कहाँ है, तो गुटेनबर्ग सर जर्मनी में। कहां पर, जर्मनी में, क्योंकि चीन के बाद सीधे वहां से प्रेस कहां चला गया था, यूरोप। और यूरोप का आदमी तो बहुत शातिर व्यक्ति था, चोर डकैत सब लूटने वाला सब। कैसे भैया, तो दुनिया में घूम रहा था, किस देश को लूटे किसको नहीं लूटे। भारत भी आया था पुर्तगाली वास्को डिगामा, और यहाँ से मसाला ले गया था, 1 रुपया में खरीदा, 60 रुपया में जाके बेचा। सोचो कितना फायदा हुआ। तो ऐसे यूरोप का लोग सब इंटेलिजेंट था, है ना। तो क्या हुआ, देखा चाइना जो है प्रेस का आविष्कार किया, वहां से फोटोकॉपी कर लिया, यानी वो लोग भी शुरुआत किया। तो सिंपल सा बात था। तो उस समय जैसे अभी क्या है, फोटोकॉपी मशीन है, प्रिंटर है, इस ऐसा तो था नहीं। तो कैसे प्रिंटिंग होता था गुटेनबर्ग में, तो सिंपल सा बात है, जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर, क्या पेरने की मशीन, जैतून का तेल होता है, ठीक है ना, जिस तरह से सरसों का तेल होता है, उसी तरह से एक जैतून होता है, जिसका तेल हम लाए थे शरीर में लगाने के लिए, दर्द को कम करता है। तो जैतून का तेल पेरने वाला एक मशीन था। देखता होगा आटा पीसने वाला चक्की होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, पत्थर होता है,
तो उसी तरह से जैतून पीसने वाला एक मशीन था, है ना, उसमें क्या क्या उस मशीन को देख करके सेम टू सेम उसी डिजाइन में हैंडल होता है, जाता देखा होगा घर में, जाता देखा है ना, उसी स्टाइल में तो हैंडल होता था घुमाने वाला, ठीक है। और उसमें क्या क्या धातु का अक्षर बना दिया। धातु का अक्षर कैसे समझेंगे सर, तो सिंपल सा बात है, स्कूल में एडमिट कार्ड मिला होगा और उसमें मोहर मारता होगा और मोहर में देखता होगा उभरा हुआ रहता है, अक्षर लिखा हुआ रहता है मोहर में, है ना। उसी तरह से धातु का बनाया, उस समय नया नहीं था तो धातु का कटिंग करके बड़ा बड़ा अक्षर बनाया होगा, प्रेस करने के लिए पहली बार मशीन बनाया था। तो कहानी मोटा मोटी हम लोग समझ गए, क्या क्या समझे। और मुद्रण की स्याही भी बनाई गई थी। स्याही उस समय किस चीज से बनता था, पत्तों का रस से, अलग अलग प्रकार का पत्तों का रस। होली होली जो खेलता था ना पुराने समय में, वो भी प्राकृतिक रंग ही होता था, केमिकल वाला नहीं आजकल के जैसे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को कहानी संपन्न समझ में आ गया क्या कि भैया 1448 में, कब 1448 में, और 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। कहाँ, भारत। इसका मतलब सर जब वास्को डी गामा भारत आया था उस समय प्रेस का आविष्कार हो चुका था। तो 1448 में एक छापा खाना बनाया गया, कहां पर, यूरोप में। कहां, गुटेनबर्ग में। गुटेनबर्ग कहां, तो जर्मनी में, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। कैसे दिमाग लगाया वो लोग, तो जैतून का एक मशीन था, कैसा, जाता जैसा, है ना, लिख सकते हो आराम से। मशीन देखो तो चक्की मशीन देखा ही होगा, आटा पिसवाने वाला, तो वहां वो वाला मशीन का फोटो भी बना सकते हो ताकि नंबर दे टीचर को लगे। उसमें हम लिख देंगे जैतून पेरने वाली मशीन, ठीक है। एक गोल सा जाता बना करके उसमें लिख देना अक्षर, कुछ कुछ डिजाइन और से मिल गई, चूंकि हम लोग का भाषा जो है हम लोग उसी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और उसमें एरो दे करके तीर लगा करके दिखा देंगे कि भैया ये धातु का अक्षर है। किस चीज का अक्षर है, धातु का अक्षर है। दो चीज हो गया। बगल में एक डब्बा बना देना, उसमें हल्का सा कलर कर देना, लगेगा कि कुछ भरा हुआ है पानी, और उसमें लिख देना प्राकृतिक रंग। क्या लिखोगे, प्राकृतिक रंग। कब लिखेंगे, सिर्फ लिखना नहीं है, इसके अलावा नोट्स बनाएंगे ना, पॉइंट वाइज लिखोगे ना। गुटेनबर्ग जर्मनी में है, 1448 में बना था छपाई खाना, जैतून के मशीन, पेरने वाले मशीन का प्रयोग करके, ठीक है ना। उस पर आधारित एक मशीन बनाया, उसमें जो छपाई के लिए अक्षर बनाए गए, किस चीज का, धातु का। ये सब कहानी लिखेंगे, स्याही वाली बात लिखेंगे, उसके बाद पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, नंबर चाहिए तो, ठीक है, टीचर को अपनी ओर आकर्षित करना है तो उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल है, इसके बाद हम नहीं बनाएंगे। सोशल साइंस का जितना भी क्वेश्चन होगा नॉर्मली ऐसे बहस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगला है भूमंडलीकरण। सर ये तो बहुत ही आसान है। भूमंडलीकरण यानी कि सीधी सी बात है वैश्वीकरण। सर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर लो भाई। घर में बैठे बैठे मोबाइल मंगा लेते हैं, ब्रश मंगा लेते हैं, टूथपेस्ट मंगा लेते हैं, लैपटॉप मंगा लेते हैं, शर्ट टी शर्ट जींस जो भी बोलो सब मंगा लेते हैं ऑनलाइन। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि ये क्या है, डिजिटल मार्केट है, दुनिया एक हो गया है ना। कहीं से भी कोई भी सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, डोमिनो पिज्जा आता है, ठीक है। पिज्जा जो है अभी दिल्ली में रहोगे, पटना में रहोगे तो आधा घंटा में खाना पहुंच जाएगा। तुमको सब्जी चाहिए, रोटी सब्जी, रोटी भिंडी का सब्जी खाना है, तुरंत ऑर्डर करो, आधा घंटा के अंदर यदि पहुंच गए, ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम पहुंचेगा घर। 1 मिनट भी लेट होगा तो पैसा वापस, खाना मिल जाएगा तुमको फ्री में। तो ये चीज होती है, इतना रिस्क होता है उसमें। 30 मिनट के अंदर तुमको खाना पहुंचेगा। कभी दिल्ली में रहना तो ये काम कर सकते। चलो हम लोग भूमंडलीकरण को क्या करते हैं, पूरे विश्व को एक मार्केट बनाना, एक बाजार बनाना, है ना। तुम भी सोचोगे ना कि हम यदि सर यहाँ पे दुकान खोल रहे, मेरा एक दुकान पूर्णिया में हो, दिल्ली में हो, हर जगह हो, ठीक है, कंट्रोल मेरे हाथ में हो, सारा काम डिजिटली हो जाए, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करे फटाक से उसके घर तक पहुंच जाए, तो वो क्या हो गया, पूरा दुनिया को एक कर लेना। सिर्फ पिपरा में दुकान खोल लोगे या इस गांव में खोल लोगे, पूर्णिया में खोल लोगे, तो क्या होगा, एक दुकान से भर दिन में 100 रुपया का बेचोगे। सिंपल सा बात है। भूमंडलीकरण समझ गया होगा कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा तंत्र जो कि पूरी दुनिया को एक कर दे, पूरी दुनिया क्या कर दे, एकजुट कर दे, है ना। तो ये चीजें इसीलिए तो देखता होगा मोदी जो है हर देश जाता है, हर देश के लोगों से बात करता है ताकि बिजनेस बढ़े हमारा, है ना। अभी क्या इंडिया जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 70% इंजेक्शन, दवाई, मेडिसिन का निर्माण करता है, फैक्ट्री है हमारे यहाँ। भले हम लोग गरीब है, भूखल मरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दवाई बनाने की फैक्ट्री है। अभी कोरोना का दवाई जो भी देश इन्वेंशन किया है ना दवाई का, वैज्ञानिक तो सबके देश में है, लेकिन बनाने के लिए उसके पास जगह नहीं है, मशीन नहीं है उतना। एक्सपेरिमेंट तो कर लेता है लेकिन उसको बनाने के लिए इंडिया भेजना पड़ता है। तो ये किसके कारण संभव है, वैश्वीकरण के कारण। इधर ही ब्राजील को भेजा था कोरोना का वायरस का क्या चीज, उसको वैक्सीन बोलते हैं, पल्स पोलियो का टीका जो होता है उसी तरह से। तो ये चीज है। तो भूमंडलीकरण हम लोग समझ गए सर। भूमंडलीकरण हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। एक धरती का पिक्चर बना देना, ठीक ना, या फिर होशियार ज्यादा होगा तो सारे देश का मैप बना सकता है, छोटा छोटा गलतियों सही उल्टा पुल्टा करके, मतलब कि
टेढ़ा घोचा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैप को बनाएंगे, एरो दिखा देंगे, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कुछ भी नहीं। यही है भूमंडलीकरण, एक दुनिया को एक मार्केट के रूप में दिखाना है ना, एक बाजार के रूप में। हम जिस देश में चाहे वहां जाकर सामान बेच सकते हैं, जिस देश से सामान खरीदना चाहे वहां से हम खरीद सकते हैं। यही चीज तो कहलाता है भूमंडलीकरण। समझ में आ गया होगा। और इसी के लिए तो लाया गया था नई आर्थिक नीति 1991, एकदम याद रखना। नई आर्थिक नीति 1991 में आया था, लेकिन 1921 में भी एक आर्थिक नीति आया था। कौन लाया था? लेनिन ने लाया था, ये मैंने बताया था उस दिन। लेनिन के द्वारा लाया गया था 1921 में, लेकिन पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर लाया गया था नई आर्थिक नीति कब? 1991 में, एकदम याद रखेंगे। आगे विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में विश्व आर्थिक मंदी, ये भी प्रश्न था पिछले सेट में, तो हम लोगों ने देखा। तो देखो भूमंडलीकरण में सिर्फ सामान की ही बात नहीं, सब चीज होना चाहिए भूमंडलीकरण में। एक और उदाहरण समझ लो। सर भूमंडलीकरण कैसे? दुनिया को छोड़ दो, भारत में ही आ जाओ। अब सरकार ने नई शिक्षा नीति लाया है, पढ़ने का नया तरीका है ना, बोर्ड नहीं होगा, मैट्रिक इंटर, बच्चा परेशान नहीं होगा हमको पास करना है मैट्रिक में इंटर में, ठीक, अच्छे से पढ़ेगा खुल के। ये चाहेगा कंप्यूटर रखना अभी से रख सकता है, जो चाहे वो, ठीक। अब क्या करेगा? 5 विषय पढ़ते हो, हिंदी अंग्रेजी रखता है भाषा में, उसके अलावा एक विषय और रखना होगा, जैसे दूसरा राज्य का कन्नड़, तमिल, ठीक है, इस तरह से अलग अलग मराठी, मलयालम, मराठी, गुजराती, कोई एक भाषा रखो। तुम यदि रखोगे पास कर जाओगे, तुमको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि एक असाइनमेंट के तौर पे। तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। जो तमिलनाडु का रहने वाला है, वो जो तमिल तो जानता ही है, वो कहेगा हम बिहारी सीखेंगे हिंदी, तो वो हिंदी रखेगा, और हिंदी रखेगा तो क्या होगा? सब कोई सब भाषा सीख सकता है। तुम को कहेंगे तुम कन्नड़ रखो, मलयालम रखो, तमिल रखो, 3 भाषा रखोगे, तुमको 10-10, 30 नंबर मिलेगा। सिर्फ तुमको अच्छे से बेसिक चीज पूछा जाएगा, ऐसा कुछ। तो उससे क्या होगा? बच्चा वो चीज सीख जाएगा, और जो हिंदी नहीं जानता वो हिंदी सीख जाएगा। तो हम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। ये चीजें बहुत सारा बात है, जैसे देख लो। तो हमने क्या बताया? पैसा से रिलेटेड तो हो ही गया, बिजनेस, कोई भी सामान कहीं से मंगा सकते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं? BMW कहते हैं, और मर्सिडीज कार होता है, बहुत बहुत दूसरे देश में जो बनता है वो हमारे देश में आ जाता है। एप्पल कंपनी भारत की नहीं है, लेकिन भारत में आ जाता है ना सामान। तो ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या हो गया? आर्थिक रूप से भी दुनिया को एकजुट करना, सामाजिक रूप से भी दुनिया को एकजुट करना। देखता होगा क्या कि क्या करता है भैया, तो बहुत सारी अमेरिकन गर्ल्स, बॉयज, लड़के लड़कियां क्या करते हैं? इंडिया आते हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी का कोचिंग करते हैं। सोचो, हम लोग इंग्लिश करते हैं, वो लोग हिंदी करता है। इतना ही नहीं, वो लोग मंत्र सीखता है, वो लोग पूजा पाठ सीखता है। तो ये सब क्या है? सांस्कृतिक समावेश है ना, समाज को एकजुट करना, ताकि हम हर जगह के कल्चर से प्रभावित हो जाए, हर जगह को जाने, हर जगह में जाने में इंटरेस्ट हो, है ना। बेटी का शादी करते हैं, क्या करते हैं? किसी और लड़का के बाप के यहाँ भेज देते हैं, किसी लड़का के यहाँ, दूसरे के, उसका कल्चर नहीं जानते, लेकिन समझते हैं कि नहीं, एक्सचेंज होता है ना। तुम किसी और वंश का, वो किसी और वंश का, 2 अलग अलग वंश वाले एक जगह आते हैं। उसी तरह से भूमंडलीकरण क्या हो गया? समाज के लोगों को भी एकजुट करना, है ना। चले जाओगे तुम म्यांमार, वहां पर जो भाषा है वो वर्मा भाषा, वो वर्मन कोई भाषा होता है कोई, तो वो बोलोगे। जापान चले जाओगे, जापानी भाषा सीख जाओगे। जापान का आदमी हिंदी बोलता है, पहले इंग्लिश बोलता है, फिर जाके बीच में कहेगा अच्छा सर आपका गाँव में कोई अच्छा चीज बताइए तुम। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें, समझ में आ गया होगा। सामाजिक स्तर पर देख लिए कि जो है कल्चर भी मिल जाए तो कितना सुंदर होगा, सब हमारे बारे में जाने, हम भी उसके बारे में जाने, इस तरह से, है ना। तो ये भी भूमंडलीकरण। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया? अब सोचो, जैसे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है मिसाइल बनाने का, हमारे पास टेक्नोलॉजी है बहुत सारा, तो हमसे कोई और खरीदे, हम भी दूसरे का खरीदे। जैसे कि हम कहां से खरीदे? इजराइल से लिए, सेंसर ले लिए। सेंसर क्या होता है भैया? बॉर्डर पे लगा दो, उधर तार नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उस लाइन को जो पार करेगा ना तो सेंसर आवाज करेगा। सोचो, तो लेजर लाइट निकलता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी कहां से लिए? इजराइल से लिए। अमेरिका से खरीदते हैं विमान, फाइटर प्लेन, फ्रांस से खरीदे, इधर कौन सा राफेल। तो अलग अलग तकनीक, यानी कि पहला हो गया आर्थिक समावेश होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए, दुनिया एक मुट्ठी में आ जाए, एक जगह आ जाए आसानी से। आर्थिक के बाद सामाजिक भी हो जाए, कल्चर सीख जाए। जैसे तुम लोग सीख गए हो कल्चर, अमेरिकन कल्चर, लड़कियां सब सीख गई है जींस टी शर्ट पहनने वाली, है ना। तो ये अमेरिकन कल्चर हुआ कि नहीं? और इतना ही नहीं, अमेरिकन लड़की आई तो वो लोग साड़ी पहनती है तो खुश होती है, उसको अच्छा लगता है ये चीज पहनना। तो क्या होता है? ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? दुनिया एकजुट हो रहा है, हर एक दूसरे को जानना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के बारे में समझना चाहता है। ये दूसरा सामाजिक हो गया। तीसरा तुम्हारा क्या हो गया भैया? तीसरा हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बता ही दिए, सब देश एक दूसरे से टेक्नोलॉजी खरीदता है, बेचता है। जैसे चाइना पाकिस्तान को देता है
तो ये सब क्या पाकिस्तान से, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, सड़ा हुआ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो बेचता है दूसरे देश को सस्ता में, तुम सस्ता में खरीदो, अपना जाओ, खराब होगा तो होगा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेचता तो है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी देखो दवाई बना कोरोना का, तो जो भी देश वैज्ञानिक, सब देश का वैज्ञानिक बनाया, तो जो भी देश कोरोना का दवाई बनाया वो क्या क्या भारत को बताया टेक्नोलॉजी, तब ना भारत बनाएगा बहुत सारा, तो वो सारा चीज रिसर्च किया, ये दवाई सही है किसके लिए, आदमी को ठीक करने के लिए कोरोना वायरस से, तो दवाई रिसर्च करने के बाद किसको दिया, काम कर गया तो भारत को दिया, भैया आप इस तरह का सैंपल बनाइए 10 लाख 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ चाहिए हमको, तब जाकर के ये बना के देगा। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का शेयर हुआ है ना, एक दूसरे को साझा किया जानकारी, तो ये भी एकजुटता होनी चाहिए है ना, ताकि कल हो सकता है दूसरे ग्रह से आकर के कोई जो है क्या कहते हैं उसको, एलियन सब आ जाएगा धरती पर हमला कर देगा, तो सारा देश एकजुट होना चाहिए ना, तब ना उसका सामना करेगा। हो सकता है धरती पर कुछ ऐसा खतरनाक चीज हो जाए कि सबको मिलकर काम करना पड़े, ये सब चीजें, जैसे कि सबको मिलकर काम करने वाली चीज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहा है, धरती डूबने वाला है ना, पर्यावरण प्रकृति में बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है, तो इस कंडीशन से भी क्या हो जाएगा, फायदा होगा, कब, जब हम लोग एकजुट रहेंगे, जब हमारा क्या होगा, वैश्वीकरण क्या हुआ रहेगा, जब एक दूसरे की मदद करेंगे। कौन एक दूसरे का मदद करेगा, जैसे हम लोग यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी तरह से एक देश दूसरे देश को करेगा। तो ये चीजें तो कहाँ कहाँ कितना कितना हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से, और उसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण से भी होता है। अभी बताए थे मोदी सब देश गया है लगभग घूमने के लिए, है ना, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां वो घूमने नहीं गया होगा, काहे कि बात करता है, तो वो राजनीतिक हो गया, वो नेता है ना, तो वो राजनीतिक रूप से हो गया। तो यहाँ भी देख लिया हम लोग, तो वो भी एकजुटता हो रहा है। जिस देश में मंगोलिया में पहली बार प्रधानमंत्री, कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जो कि गया था, सोचो आजादी मिला 47 में, मंगोलिया गया नरेंद्र मोदी, फलस्तीन गया था बहुत दिन के बाद, ऐसे ऐसे जगह पर गया जहां कोई नहीं जाता था। सोचो हर देश से रिश्ता बनाना चाहते, ये क्या है, राजनीतिक वैश्वीकरण है ना। इजराइल और फलस्तीन में झगड़ा है, इजराइल से भी भारत का दोस्ती है, फलस्तीन से भी दोस्ती है, तो हमको दोनों से दोस्ती है। ईरान को अमेरिका से लड़ाई है, लेकिन भारत को ईरान से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, दोनों से अच्छा दोस्ती है, दोनों मान आदर करता है उतना ही। तो ये भी क्या है, वैश्वीकरण का एक उदाहरण है ना। तो ये चीजें ठीक। अब जैसे पाकिस्तान की देख लो, वैश्वीकरण की बात करें तो जैसे से प्रधानमंत्री मोदी बना है प्रधानमंत्री, और उसके बाद क्या हो गया, पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट करता है। ये चला गया कि भैया मुसलमान को बहुत दुख देता है भारत में, मुसलमान को ये करता है वो करता है, तब जाकर के पता चला इसको कि ना कि जिस मुसलमान कंट्री का जो सारे मुस्लिम लोग थे मीटिंग कर रहे थे, उसमें जब पाकिस्तान को बुलाया नहीं, भारत को बुला लिया। क्यों भैया, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है, तो शांति से जीता है, यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, गरीबी में नहीं रहता है, मेहनत करता है, लोग खाता है अच्छे से। तो ये सब चीजें, तो भूमंडलीकरण में दुनिया को एकजुट करना, किन किन स्तरों पर, राजनीतिक स्तर पर उदाहरण दे सकते हो मोदी जी का, है ना। उसके बाद आर्थिक स्तर पर तो बता देंगे सामान जो खरीदते हैं, उसके बाद सामाजिक स्तर पर तो कल्चर वाला जो बताया, शिक्षा नीति आया, कैसे हम एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं, कैसे कभी जाओगे तो कभी बंटी गया था और कहाँ दार्जिलिंग गया था तो मम्मी जो थी नेपाली ड्रेस पहन करके फोटो खिंचवाई थी, तो वो क्या था, कल्चर का आदान प्रदान था, है ना। हम लोग उसको पहन करके खुश हो जाते हैं, कितना सुंदर लगता है, ऐसा कुछ। तो समझ में आ गया होगा भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है, लिख सकते हो ना, हेडिंग दे देना भूमंडलीकरण, और उसके बाद देखो लिखो कैसे, एक तो लिख दोगे भूमंडलीकरण, 5-6 पॉइंट जो भी याद आएगा लिख देना, उसके नीचे क्या करना, भूमंडलीकरण लिखना, उसके बाद एक एरो देना सामाजिक स्तर पर, दूसरा एरो दे करके उसी के साथ भूमंडलीकरण को गोला घेर करके, ये सब डिजाइन तैयार करना, इसको मॉडल आंसर बोलते हैं ना। इस तरह से यदि लिखोगे, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम्हारे ब्रेन का कमाल है ना। तो लिख दोगे भूमंडलीकरण, पहले आंसर लिख दिया, उसके बाद नीचे भूमंडलीकरण लिख करके गोला मारेंगे, उसमें एरो देंगे, सामाजिक स्तर पर, ठीक है, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, इस तरह से, है ना। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ ना, दवाई बनाने से लेकर के जो है कौन सा हथियार आदान प्रदान करना, टेक्नोलॉजी की बात जिसको करते हैं, और सांस्कृतिक जीवन तो बता ही दिए, कैसे अमेरिका के लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, कैसे भारतीय लोग अंग्रेजी के लिए पागल होते हैं। तो ये सब चीजें हम एरो मार करके एक क्या हो गया, वो मेरा एक मॉडल तैयार हो गया, आंसर के साथ एक डिजाइन, ताकि टीचर देखे तुम्हारा कॉपी तो उसको लगे कि बच्चा कुछ लिखा है, कुछ है इसके पास अकल। आगे बढ़ते हम लोग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो क्यों हुई थी, कारण क्या पूछ रहा है, क्यों हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। यहाँ की बात यदि करें तो यह हुआ 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। क्यों हुआ था भैया, तो सिंपल सा बात है, हुआ भारत में उद्योगों की स्थापना के साथ साथ श्रमिक वर्ग का
उदय हुआ। तो आंसर याद करने का आसान सा तरीका है, सिंपल सा बात है कि जब भी देखो कोई फैक्ट्री लगेगा, जब भी बड़ा उद्योग खोलेगा, जब भी ये लड़का कोई कंपनी खोलेगा तो उसमें मजदूरों की जरूरत होगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है, सिंपल सा बात है कि कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, कोई कारखाना खुलेगा तो मजदूर की आवश्यकता होगी, तो मजदूर वर्ग आ जाएंगे, है ना। पंजाब में लोगों की जरूरत होती है तब ना वहां आदमी जाता है, वहां लोग के लिए काम ही नहीं रहेगा तो जाएगा नहीं जाएगा। तो वही बात हो गया, उद्योग के आने से मजदूर वर्ग का क्या हो गया, उदय हुआ, यानी मजदूर वर्ग लोगों की संख्या बढ़ी। लेकिन क्या होने लगा, इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूर वर्गों का शोषण होता था, है ना, होता है ना। किसी के यहाँ काम करने चले जाओ, यदि 10 से 5 काम किए हैं, वो कहेगा 1 घंटा और करने दो, ठीक, मतलब वो भाव से कहेगा, नहीं करोगे तो हो सकता तुमको पैसा ना दे, 50 रुपया कम दे, या गुस्सा करे। तो ये चीजें, तो वो चीजें गलत बात है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि मजदूरों का शोषण होना शुरू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो छोटे आदमी को सताते ही हैं। तो अपना लॉजिक भी लगाना, ठीक है, कि क्या हुआ, तो उद्योग स्थापित हुआ तो मजदूर वर्ग बढ़े, और मजदूर वर्ग बढ़े तो उन उद्योगपति जो थे वो मजदूर वर्गों का शोषण करते थे। कहने का शोषण कैसे होता है, शोषण का मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह लगा करके चूस लिए सारा, शोषण का मतलब तो ये नहीं होता है, वो अवशोषण भी होता है। तो सिंपल सा उदाहरण हो गया, शोषण करने का मतलब जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा काम करवाना, यही हुआ शोषण। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। और धीरे धीरे श्रमिक वर्ग, और जिसका ज्यादा शोषण करोगे तो वो लोग अपनी ओर से आवाज उठाना शुरू कर देगा। जैसे कि देख लो, एक समय था पुराने जमाने में जब ज्यादा जमींदार लोग थे, बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे। आज जो मजदूर लोग हैं वो भी खुद काम करता है, उसके पास फुर्सत नहीं है, 10 बार कहने जाओगे तब पर भी काम पर नहीं जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, उसका आत्मसम्मान जग रहा है, उसके अंदर वह भी सोचता है कि हम भी अच्छे से क्यों ना जिए, हम भी अच्छे से क्यों ना रहे। तो ये चीजें, वही हाल हुआ वहां पर, जब मजदूर का शोषण होना शुरू हो गया तो क्या हो गया, तो मजदूर लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए, कोई दबे मन से, कोई पीठ पीछे, कोई कहीं, लेकिन सब विरोध करना शुरू कर दिया। हो सकता था सामने में हिम्मत ना हो, लेकिन धीरे धीरे एकजुट बन गया, उसमें एक लड़का आ गया, वो नेता बन गया। और जब नेता बना, उस लड़का का नाम क्या था, लाला लाजपत राय, ठीक है, जो सामने बैठा हुआ है लाला लाजपत राय। ये क्या हो गया, जब एकजुट हो गया, सब मजदूर को दिक्कत था तो सबने क्या किया, लाला लाजपत राय को बोला भैया एक यूनिटी बनाओ, एक संगठन बनाओ, हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इसीलिए बनाया ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस। किसका संगठन है, मजदूर का संगठन है, ठीक है। मजदूरों का जो शोषण हो रहा था इसके खिलाफ ये अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आंदोलन करते, उद्योग अंग्रेजों के खिलाफ या उद्योगपतियों के खिलाफ। तो अब समझ जाओ किसके खिलाफ, उद्योगपति के खिलाफ। तो कहानी कैसे लिखोगे, आंसर समझ में आ गया, लिख देंगे क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होने के प्रमुख कारण, ये सब अकल होना चाहिए ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होने के प्रमुख कारण, सबसे पहला क्या कारण था, तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले उद्योगों का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मजदूर वर्ग में वृद्धि हुई। तीसरा कारण, उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण होना शुरू हो गया। पूरा कहानी पॉइंट वाइज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद चौथा कारण क्या हो गया कि मजदूर संगठन का, मजदूर लोगों के अंदर विद्रोह शुरू हुआ, किसके प्रति, उद्योगपतियों के प्रति। अगला चीज क्या लिखोगे, सर सिंपल सा बात है, लाला लाजपत राय पकड़ा गए, बोले कि भैया बना लो एक संगठन, तब हम लोग जम करके आओगे उद्योगपति के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने बनाया 1920 में कौन सा संगठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलना, कमेंट करना, कोशिश करेंगे आगे और इसको क्लियर करने का। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उपनिवेशवाद, कोई दबंग आदमी होता है, क्या करता है, अपना जमीन पे तो रहता है या दूसरे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है ना। तो जिस जमीन पे कब्जा किया वही क्या कहलाया, उपनिवेशवाद। सर कैसे लिखेंगे, तो जो तुम समझ गया वही लिख देना, अब समझ तो गया ही होगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि परिभाषा इसके लिए कहीं लंदन से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी यहाँ समझ में आ गई। कब कहोगे सर 4 नंबर का है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। उपनिवेशवाद उदाहरण के लिए दे देंगे सबसे बढ़िया, सर इंग्लैंड क्या है, एक देश है, उसको गोला घेरना। इंग्लैंड का कौन सा देश है, अपना देश क्या हो गया, खुद का देश। एरो मार के नीचे लिख देना खुद का देश। वो क्या क्या, ऐसे एरो दिखा देना, इंडिया की तरफ भारत लिख देना, भारत को गोल घेर देना। और भारत पे क्या किया था, वो शासन कर रहा था, है ना। तो भारत पे कब्जा किया था, तो भारत क्या हो गया, उपनिवेश हो गया, क्योंकि भारत पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का। उदाहरण में इस तरह से हम लोग दिखा देंगे, हो गया ना। अब किस प्रकार औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, सब सिंपल सा बात है। उदाहरण कि सर उपनिवेशवाद क्यों हुआ, आदमी लोभी होता है, तो होता है ना, लोभी होता है, क्या कहता है, बहेलिया आएगा दाना डालेगा और लोभ से उसमें
फंसना नहीं। सारा कबूतर गाना गाता है फिर भी लोग से उसमें फंस जाता है और उसके बाद उड़ जाता है। वही हाल था आदमी का, वही हाल है अभी भी, वही हाल हमेशा रहने वाला है। क्योंकि इंसान क्या होता है, स्वार्थी होता है। सिंपल सा कहानी है, उपनिवेशवाद लिख देना, ठीक है। भारत अंग्रेज पे भारत पे कौन कब्जा किया था? अंग्रेज का ये भारत क्या हो गया? उपनिवेशवाद। भारत पे और किस पे कब्जा किया था? ब्राजील। और किस पे? अगल बगल पड़ोसी देश का भी नाम लिख देना, हर जगह अंग्रेज कब्जा किया था। गोवा पे कब्जा कौन किया था? पुर्तगाली। बम्बई पे कब्जा कौन किया था? पुर्तगाली है। लेकिन बम्बई जो है तिलक में दे दिया था, किसको? अंग्रेज को। चार्ल्स दशम का जब शादी हुआ था ना, तो बेटी का शादी हुआ था तो लड़की था पुर्तगाली का, तो वो दहेज में दे दिया था बम्बई पूरा। तो वो सब कहानी लिख सकते हो कि सर वो जो गोवा पर किसका कब्जा था? पुर्तगाली का। तो सर पुर्तगाल भी क्या हो गया? सब पुर्तगाली के लिए उपनिवेश कौन हो गया? गोवा हो गया था। इस तरह से हम लोग बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। फ्रांस पे कल ही पढ़े थे, कहां पर भैया? 3 ठो देश था, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वो सब किसका कब्जा था? फ्रांस का। तो फ्रांस के लिए वो क्या हो गया? उपनिवेशवाद हो गया। उदाहरण लेकर के 3-4 एग्जाम्पल दे देना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? जब किसी व्यक्ति का खुद का संपत्ति है, उसके अलावा किसी और के संपत्ति को हड़प लेता है, तो जिसके संपत्ति को हड़पा वो संपत्ति क्या कहलाया? उपनिवेशवाद। या फिर इस हड़पने की जो तरीका है, यही चीज क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया कहलाता है उपनिवेशवाद। कहानी यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा उदाहरण में दे देना। जैसे में पहला पॉइंट में तो डेफिनेशन दे दिए, उपनिवेशवाद हेडिंग देने के बाद दूसरा में लिख देना सर, जैसे कि भारत पे अंग्रेजों का कब्जा, भारत उपनिवेश हो गया अंग्रेजों का। तीसरा में दे देना फ्रांस का, गोवा का बताया पुर्तगालियों का उपनिवेश था। फ्रांस का लाओस, कंबोडिया, हिंद चीन क्षेत्र लिख देना, डायरेक्ट काम हो जाएगा। 2-3 उदाहरण यहाँ से हो गया। और किस प्रकार औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? इसका आंसर भी सिंपल है, हमारे आंखों देखा हाल है। क्या है हाल भैया? तो सिंपल सा बात है, अंग्रेज भारत आया, पहले क्या बोला भाई? यहाँ के राजा महाराजा थे, मुस्लिम लोग थे। क्या बोला गया उनसे कि भाई हमको जो है ना शासन करने दीजिए। क्या करने दीजिए? युवराज जी आप अपने जमीन में थोड़ा सा एक दुकान खोलने दीजिए, आपको हम रेंट देंगे, ठीक है ना, इसके साथ आपको पॉकेट खर्चा भी देंगे। समझ में आ गया? तो हम दुकान खोले, पूरा बिजनेस चला रहे हैं, पॉकेट खर्चा तुम मांगा 500, तुमको 500 रुपया भी दे रहे हैं। इसके अलावा ना तुम्हारे लिए डेली आइसक्रीम रख रहे हैं एक। ओ तुम भी खुश हो रहा है भैया, तुमको तो पूरा मान रहा है, ठीक। कभी मनवा तो सिनेमा भी दिखा दिए, कभी मोबाइल गेम खेलने दे दिए। तुम मेरा क्या हो गया? गुलाम हो गया, है ना। टेक्नोलॉजी का गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। तो भारत अंग्रेज भी वही काम किया। पहले आया, पहले जो है अपना राजा से मिला, एक राजा से, इस राजा के लिए पूरा खर्च वर्च करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उससे दोस्ती करके बोला उसको हराते हैं, दूसरे को हराना शुरू कर दिया, फूट डालो राज करो, ये वाला सिस्टम, ठीक। अपना बिजनेस खड़ा करने लगा, धीरे धीरे उसका इनकम बढ़ने लगा। फिर दिमाग लगाया तो बोलता था कि जिस क्षेत्र को जीतेंगे दोनों आदमी मिलकर के आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। वह उधर से लेता था जिधर फायदा हो, है ना। जैसे जहाँ कोयला मिलेगा, जहाँ लोहा मिलेगा, जहाँ कच्चे माल मिलेंगे, बहुत सारी चीज, यहाँ से कोयला लोहा यहाँ से लेकर के भाग जाता था कहाँ पर? इंग्लैंड। वहां से चाकू तलवार बना करके इंडिया लाता था। अब तुम्हारा लोहा ले गए 2 रुपया में, 2 रुपया में कहाँ? फ्री में ले गए। क्यों? क्योंकि किसी को हरा के कब्जा किए थे ना, और वहां से चाकू तलवार बना करके मार्केट में लाके रख दिए। अब तुम खरीदोगे 20 रुपया में, 50 रुपया में। फायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ते गया और धीरे धीरे वह इंडिया में आकर के कब्जा करना शुरू कर दिया। तो समझ में आ गया किस प्रकार औद्योगिकवाद ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इससे पहले इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रूसी क्रांति, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, याद है कि नहीं? रूसी क्रांति, इसमें सबसे पहला जो जार था ना, राजा था ना, वो क्या था? निरंकुश था, वो किसी की नहीं सुनता था, है ना, जिसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाला हाल था रूस के राजाओं का, ठीक। उसके बाद अयोग्य शासन था। कहने का मतलब क्या है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है ना। तो सिंपल सा कहानी था, क्योंकि जनता भाड़ में इसलिए जाए क्योंकि जनता का ही टैक्स वसूल करके वो खाता था, ठीक है। राजा का तो वही सिस्टम होता था, लेकिन दुनिया के लिए किसी के लिए कोई काम नहीं करना, रईसी से रहता था राजमहल में, बहुत सारी नौकरानियां, बहुत सारी रानियां होती थी सेवा करने के लिए, तो राजा रईसी का जिंदगी जीता था। तो पहला कारण तो ये था। और जिसके कारण कौन थे दुखी? हम लोग पढ़े थे ना, चार्ल्स दशम का नाम सुना होगा, और 2-3 का कहानी बताए थे इसके पिछले लेक्चर में, वो सब ध्यान में होगा। तो कहानी भूल जाओ, नाम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राजा निरंकुश था, राजा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी था, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अयोग्य राजा था, अयोग्य शासन था, शासन करने का लूर नहीं था, ढंग नहीं था, कहानी खत्म। दूसरा नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया, राजा बेवकूफ था, राजा गधा था, जो भी था। कृषकों की दंडनीय स्थिति, मतलब क्या हो गया? किसानों की, कृषक किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं?
किसान को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषक बोलते हैं। और कृषकों की क्या थी, दयनीय स्थिति थी भैया। क्यों, तो सर एकदम सिंपल समझ में आ गया, जब राजा ही गधा था तो वो लोगों के का भलाई करता नहीं होगा, तो किसान अपना अनाज भी उपजाता होगा, हो सकता है हड़प लेता होगा, छीन लेता होगा, या फिर हो सकता है सही दाम नहीं मिलता होगा। तो किसानों की भी दयनीय स्थिति थी। और जिस आदमी का दयनीय स्थिति होगा, अभी अभी देखे थे मजदूर का स्थिति दयनीय था तो मजदूर विरोध करना शुरू कर दिया था, इसी किसान का दयनीय स्थिति था तो किसान विरोध करेगा भैया, ये भी चीज था। और कर का बोझ ज्यादा था, क्या चीज का बोझ ज्यादा था, कर का बोझ ज्यादा था। और रूस में तो खास करके ठंडा पड़ता है ना, उतना फसल भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, लेकिन तुमको टैक्स देना पड़ता था, तुम्हारा फसल हो या नहीं हो, किसान ऐसे पागल था। ठीक है, एक तो काम नहीं करता था राजा, ऊपर से उसको टैक्स देना पड़ता था। तो प्रॉब्लम नंबर 2, इसलिए किसान भी आंदोलन में भाग लिया था। पूछ रहा क्रांति क्यों हुआ था, तो पहला कारण पता चल गया, दूसरा कारण भी पता चल गया, किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। औद्योगिक समस्या, रूसी औद्योगिक जो था पश्चिमी पूंजीवाद औद्योगिक से क्या थी, भिन्न थी। कहने का मतलब क्या था, राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। राष्ट्रीय पूंजी किसको बोलते हैं, जो देश चलाता है, जो सरकार चलाती है, जो शासन चलाता है, उसमें पूंजी का अभाव था। तो भैया पूंजी का अभाव तो होगा ना, क्योंकि राजा बेवकूफ है तो पैसा का इधर से उधर बेकार बर्बाद कर देता होगा। जब पूंजी ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो तुम फैक्ट्री कहां से खड़ा करोगे, है ना। जब राजा ही बेवकूफ है तो वो तो पूंजी जमा नहीं कर पाएगा, खर्च कर देगा इधर से उधर फालतू चीजों में, तो उसका जो है औद्योगिक का विकास नहीं होगा, कारखाना नहीं लगा पाएगा, उतने पैसे नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब चीजें। और विदेशी पूंजी पर भिखमंगा जैसा कटोरा से भीख मांगोगे, जैसे पाकिस्तान मांगता है, ठीक है, चीन से इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया कि अब उसका ब्याजो नहीं दे पाता है वो, सोचो। ठीक, इसलिए चीन जो है ना, जो उसका फटा चिटा गाड़ी है, फाइटर प्लेन है, वो सब दे देता है उसको, तो यूज कर, पैसा कटाओ इसमें। और कर्ज पे कर्ज दे रहा है, डर से कुछ नहीं बोलता है वो, तो भिखारी वाला हाल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक सा सिस्टम है। तो तीसरा औद्योगिकीकरण का समस्या हो गया, क्योंकि अपने पास उद्योग नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पूंजी नहीं है। अब पूंजी नहीं है तो क्या होगा, तब तो सिंपल सा बात है, भीख मांगोगे कटोरा लेकर के दूसरे देशों से, तो वही हाल हो गया था यहाँ के राजा का, तो इसलिए लोग गुस्सा में थे। तो ये कारण। रूसीकरण की नीति, क्या रूसीकरण की नीति हो गया क्या भैया, बिहार में रहना है तुमको, ठेठी भाषा बोलना पड़ेगा, बिहार में रहना है तुमको, दाल भात खाना पड़ेगा, बिहार में रहेगा तो लिट्टी चोखा खाना पड़ेगा, ये हो गया, बिहारी बनना पड़ेगा। वही हो गया था रूसीकरण में, जो कि गलत था। मतलब रूस को 2 भाग में बांट दो, 3 भाग में बांट दो। अब बोलता था जिस क्षेत्र में रहता है ना उसी क्षेत्र में रहो, उसी क्षेत्र का भाषा बोलो। जैसे कि अभी भी देखे थे एक वीडियो, उसमें था पत्नी थी दूसरे जगह की, ठीक है ना, लेकिन उसका पति जो था वो रूस का था, ओरिजिनल आदमी था। तो दोनों ने शादी किया है, तो पत्नी से पति से जो पत्नी बात करती है रूसी भाषा में, दूसरे भाषा में बात करेगी तो उसको हो सकता है सजा हो जाए। तो ये सब चीजें। तो रूसीकरण की नीति करने का मतलब क्या हो गया कि जो है सिंपल सा बात है कि अलग अलग भाषा जो थे ना, किसी भाषा को थोपना, वही क्या कला है, रूसीकरण की नीति। अब भारत में रहने वाले को बोलेंगे तुम सिर्फ हिंदी बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, भारतीयकरण की नीति। समझ में आ गया। तो रूसीकरण की नीति समझ में आ गया होगा कि किसी एक चीज को व्यक्ति पर थोपना। हमारा देश क्या है, हमारा देश हमें आजादी देती है, हमें बोलने का अधिकार देता है ना, हम किसी को गाली दे सकते हैं, हम किसी को 2 बात बोल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ किसी को चोट नहीं पहुंचाना है ना। तो ये चीजें कहने का मतलब क्या, खुलेआम बोलते हैं ना, हमारा प्रधानमंत्री अच्छा नहीं, हमारा मुख्यमंत्री अच्छा नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, रूस में ऐसा नहीं था और इसी को कहा गया रूसीकरण की नीति। और कौन थोपेगा भैया, तो चौपट राजा ही थोपेगा रूसीकरण की नीति। तो राजा ही जब चौपट था तो वो तो कहेगा ही भैया जैसा हम खाते हैं हम बोलते हैं वही तुमको सुनना पड़ेगा, अभी दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। तो वही हाल हो गया था। रूसीकरण की नीति लिख देना आराम से, उदाहरण देकर के अच्छे तरीके से, पॉइंट होना चाहिए तुम्हारे पास। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, किस चीज का प्रभाव भैया, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। सिंपल सा बात है, देखो विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या हो गया। जैसे हम लोग का पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था कब, 51 से 56, 56 से लेकर के पता नहीं कितना 6, 5, 11, 61 तक, 61 से लेकर के होता 65, 66 तक, लेकिन 65 या 65 में चीन से युद्ध हो गया हमारा। तो युद्ध जब होता है ना तो बैलेंस डगमगा जाता है। युद्ध में पैसे लगते हैं, सेना को हथियार भेजना पड़ता है, सेना को खाना भेजना पड़ता है, पूरा देश में जो है आपातकाल लग जाता है। वही हाल हो गया था रूस में। क्या हुआ, विदेशी घटनाओं से का प्रभाव। सिंपल सा बात है, एक तो युद्ध हो रहा था, युद्ध में उसको नुकसान हो रहा था इसलिए राजा पागल था। दूसरा क्या हो रहा था, दूसरे देश में भी क्रांति हो रहा था। तो देखो सीओ लगता है 1889 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो रूस का लोग भी सोचता होगा ना फ्रांस में भी क्रांति हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग का भी राजा चौपट है, इसके खिलाफ भी आंदोलन करो। तो हो गया विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब कहानी सारा जान गया। एक और चीज है, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव, कभी भी पढ़ाए थे, समाजवाद, मार्क्सवाद।
समाजवाद था और कुछ कुछ था, है ना, मार्क्सवाद का प्रभाव, बुद्धिजीवियों का प्रभाव। सिंपल सा बात है बाबू। इसलिए ना हमारे बिहार में देख लो या फिर पूरे भारत में देख लो, स्कूल को अच्छा नहीं करना चाहता है ना, स्कूल पे मात्र 3% खर्च करता था, 100 रुपया मात्र 3 रुपया। यदि सोचो सरकार पूरा पैसा, अधिक से अधिक पैसा लगा दे स्कूल पे, स्कूल को पूरा मॉडर्न बना दे, स्कूल में पूरा सिस्टम सही कर दे, टाइट कर दे, अच्छे टीचर लाए, एकदम इंटेलिजेंट, ठीक, मुफ्त शिक्षा दे बच्चों को कम से कम 10th तक का, ठीक है, उससे क्या होगा भैया, गरीब से गरीब बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाएगा, क्योंकि सारा सुविधा वहां मिलेगा। भोजनो पानी दे दे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा के लिए, लेकिन उसको सही शिक्षा दे एकदम टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे तरीके से, वो बच्चा क्या होगा, सारे IAS बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हो सकता है चपरासी तो बनिए जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आदमी शिक्षित हो जाएगा तो क्या होगा, तो नेता को तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो क्या चुनेगा, अच्छा नेता को चुनेंगे ना, जो सही काम करेगा। चोर बदमाश को तो नहीं चुनेंगे, क्योंकि टैक्स कौन देता है, पब्लिक देती है। टैक्स कौन देता है, हम ही लोग देते हैं ना। कैसे देते हैं टैक्स, 3 रुपया का कलम खरीदते हैं, 1 रुपया सरकार के पास चला जाता है, 1 रुपया का टॉफी खरीदते हैं, उसमें 25 पैसा सरकार के पास चला जाता है। इस तरह से होता है ना, बार बार जाता है कुरकुरे खरीदने के लिए, उसमें से भी सरकार को टैक्स जाता है। तो कहने का मतलब हम भी पैसा देते हैं ना टैक्स सरकार को, और जब कोई घूस मांगेगा तो उसको पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे, एकदम पीटेंगे, है ना। तो गलत चीज नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, देखो रोड बनता है, 100 रुपया यदि रोड में खर्च करता है, 50 रुपया नेता चोरी कर लेता है, तो वो क्या हो गया, हमारा पैसा लूट रहा है। अरे हमारे पैसे से तो रोड बन रहा है ना। लोग कहते हैं सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा है, कोई सरकार का पैसा नहीं है। सरकार का पैसा आता कहां से है, पब्लिक से ही, हम लोगों से ही, हम लोग ही तो टैक्स देते हैं। लोग बोलता नहीं। स्कूल में देखो 300 रुपया एडमिट कार्ड में ले रहा था भाई, उसको शर्म लाज नहीं लगा, वैसे टीचर को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 30 वही 200 बोलो 300 बोलो, क्यों लेगा बेशरम की तरह। सिंपल सा बात है, सरकार उसको 30-30 हजार रुपया देती है मंथली, ठीक है, फ्री का नहीं देता। हम ही लोगों के माँ बाप, हम लोग ही दुकान में सामान खरीदते हैं, हम लोग के टैक्स से उसको पैसा जाता है। उसको शर्म करनी चाहिए। पढ़ा लिखा समझदार होकर के बेवकूफी वाला काम करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 5 कारण देखे। एक राजा, गधा राजा था, चौपट राजा, उसका अयोग्य शासन करता था। उसके बाद जो था औद्योगिकीकरण समस्या, चूंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो उद्योग कहां से खड़ा करेगा। जब उद्योग ही खड़ा नहीं करोगे तो हाथ फैलाओगे इधर से उधर, चूंकि पैसा इधर से उधर कर रहे हो। तीसरा, विदेशी घटना समझ में आ गया, युद्ध हो रहा था, पैसा की कमी हो गई, दूसरे देश में आंदोलन हो रहा था, क्रांति हुआ था, तो लोग उससे भी सीखता था। लास्ट कारण क्या था कि सर वो तो लोग पढ़ा लिखा शिक्षित होने लगा था, जो शिक्षित वर्ग था वो भी आंदोलन कर रहा था धीरे धीरे, वो भी जानता था राजा की कमजोरी को पकड़ लेता था, है ना। अभी भी पकड़ लेते हैं ना। एक नेता होता है, करोड़ों खर्च करता है चुनाव में, इसलिए करता है क्योंकि उसको अरबों खरबों का घोटाला करना है, इसीलिए खर्च करता है। एक मुखिया बनने में 1 करोड़ रुपया लोग खर्च करता है, क्यों करता है, क्योंकि जानता है इसमें 5 से 7 करोड़ फंड आएगा, उसमें से 2.5 करोड़ मारिए लेंगे। तो दुनिया ऐसा ही है बाबू। रूसी क्रांति का विवेचना कर देना आराम से, हम ही लोगों के से सारी चीजें जुड़ी हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आंसर में लास्ट में तुम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हो। रूसी क्रांति लिखेंगे, 1 एरो दे करके 1917, दूसरा एरो दे करके जो कौन सा चौपट राजा, तीसरा एरो दे करके क्या लिखे देंगे, अयोग्य शासक, बेकार राजा, और उसके बाद 5वां दे देंगे क्या चीज, और उद्योग का विकास नहीं होना। 5वां कारण क्या हो गया, विदेशी पूंजी मांगना, दूसरों से कर्ज लोगे तो डूबोगे ही। 6ठा कारण लिख देना, शिक्षित वर्ग का उदय, पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। किसानों का दयनीय स्थिति, किसानों से टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा था। तो ग्राफिकल मेथड से भी आंसर दोगे, लिखने के साथ साथ। समय रहेगा तुम्हारे पास 2 से 2.5 घंटा, 9:30 से 11 बजे ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास बच जाएगा 1 घंटा, और उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट, यानी 2 घंटा 15 मिनट बचेगा। समय नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से देना आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ठीक। राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे कि बच्चा भागना मत, मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो बिहार में आंदोलन के कारण, तो अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न है। भागना मत तुम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है पहला, बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, चले जाओ 12th क्लास चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। वही कहानी है ये। बिहार छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। सिंपल सा कहानी है बउआ। स्टूडेंट है ना, पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, पढ़ाई के साथ साथ न्यूज भी जानकारी रखता है। मोदी कहाँ गया था, किस देश गया, कहाँ से राफेल विमान लाया, कहाँ से फाइटर प्लेन लाया है, इजराइल से कौन सा सेंसर लाए हैं, पाकिस्तान को कैसे पकड़ लेंगे, जमीन के नीचे से भी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि छात्र हर जगह भाग लेते हैं। और ये जो छात्र आंदोलन था बिहार में पटना के गांधी मैदान में हो रहा था, 2 ही कारण से, एक भ्रष्टाचार, एक महंगाई। 2 चीज तो होता है। सरकार आती है, कभी चावल का दाम बढ़ाता है, कभी प्याज का दाम, कभी आलू का दाम, कभी कुछ से कुछ बढ़ाते रहता है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 कारण, महंगाई और भ्रष्टाचार।
इन दोनों के खिलाफ आंदोलन कौन कर रहे थे? छात्र लोग, ठीक है ना। और उन्होंने एक समिति बनाया था जिसका नाम था छात्र संघर्ष समिति। क्या था? छात्र संघर्ष समिति। 1974 की बात है। जय प्रकाश बाबू तो बहुत पुराने समय के लोग थे, बूढ़ पुराने लोग थे। वो कौन? जयप्रकाश नारायण। तो इस लड़कों ने कहा, ये जो नया नया युवा लड़का है, देखो अभी कटोरा कटकटा के घूमता है ना, तो कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे लड़कों सब ने क्या किया? छात्र संघर्ष समिति बनाया। ये लोग सरकार के खिलाफ, सरकार कौन था उस समय में? 74 में कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। तो ये लोग क्या चाह रहे थे कि भैया सरकार का खिलाफ करो, भैया भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सब जगह घूस मांग रहा है, स्कूल में 200 रुपया मांग रहा है एडमिट कार्ड लेने के लिए, फॉर्म भराने के टाइम में पैसा लिया, रसीद किसी का नहीं दिया, एक एडमिशन में भी पैसा लिया, रसीद भी नहीं दिया। ये सब गलत चीज है ना, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं छिपा हुआ। बच्चों को रसीद चाहिए, सबूत तो चाहिए कुछ। मैंने एडमिशन करवाया है, मेरे पास रसीद है, 11th का 12th का सारे का रसीद है मेरे पास, 10th का भी रसीद है। तो रसीद होना चाहिए, रिसिप्ट होने चाहिए। तो ये चीजें गलत है। तो छात्र आंदोलन इसलिए कर रहे थे, भ्रष्टाचार और दूसरा महंगाई। भ्रष्टाचार और कौन सा चीज? महंगाई। और कौन सा चीज? बेरोजगारी। यही सब तो रहता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार सब अपने टोला में, पढ़ा लिखा बेरोजगार सब भर दिन पजामा पहन के टहलते रहता है। ऐसे ऐसे बेरोजगार लोग क्या करेंगे? आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। ये भी कहता है हमको नौकरी दो, वैकेंसी निकालो, नहीं निकालता है। तो ये सब प्रॉब्लम। तो सर 3 चीज तो कॉमन हो गया बिहार में छात्र आंदोलन। इसीलिए पहला सर भ्रष्टाचार, क्योंकि चोर नेता लोग हैं। दूसरा चीज सर महंगाई, महंगाई बढ़ रहा है। तीसरा बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिल रहा है ना। अब धीरे धीरे सरकार नौकरी भी हटा रही है। तो कहने का मतलब, क्योंकि देखो अब एक कंप्यूटर आ गया, अब 50 आदमी को रखने की क्या जरूरत है, 50 फाइल रखने की क्या जरूरत है। बंटी को क्या चाहिए? तो सर हमको ना जमीन का कागज चाहिए, तुरंत कंप्यूटर पे क्लिक किए निकल गया बिना खोजे हुए। पहले तो 10 आदमी की जरूरत होती थी। इस पंचायत का यहाँ पर कागज है, उस पंचायत का अलग अलग जगह पर था, तो अलग अलग आदमी की जरूरत होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? कंप्यूटर से सारा काम घर बैठे हो जाता है, एक आदमी काफी है। तो आदमियों की संख्या घट रही है, यानी कि लोगों की, तो वहां पर जॉब करने वालों की, तो इसीलिए बेरोजगारी तो बढ़ेगा। पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं है तो बेरोजगार बैठेंगे ही। तो ये कारण था। तो ये लोग आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद इतना ही नहीं, कीमतों में पर समझ में आ गया कौन कौन पॉइंट पे। तो कह रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो भ्रष्टाचार हो गया, यानी कि भ्रष्टाचार को घूसखोरी बोलते हैं। दूसरा नंबर हो गया सर महंगाई, दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल का देखो 90 रुपया हो गया है, 70 रुपया मिलता था, 20 रुपया बढ़ा दिया है, ठीक है। मात्र 18 रुपया लीटर सरकार खरीद रही है। कोरोना में 18 रुपया लीटर हो गया था तेल, और सरकार बेचती है कितने में? 90 में। 18 रुपया में खरीदती है, उसको साफ करने तक में 40 रुपया लग जाता है, उसको फ्रेश बनाने में। पेट्रोलियम लाता है, उससे केरोसिन अलग करता है, पेट्रोल अलग करता है, डीजल अलग करता है, ठीक है। और उसको बनाने में खर्च पड़ती है 40 से 45 रुपया, और सरकार बेचती कितने में? अभी 90 रुपया में बेच रही है, डबल का फायदा ले रही है। पब्लिक को तो जरूरत है, क्योंकि सबके पास मोटरसाइकिल है। तो महंगाई बढ़ रहा है ना। लोगों के पास मजबूरी है, जरूरत का सामान है तो लेंगे ना। कॉपी का दाम पहले जो था 10 रुपया में इतनी मोटी मोटी कॉपी मिलती थी, अब महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन मजबूरी है, लिखना है। तेल खरीदोगे, सरसों का तेल वो महंगा हो रहा है, हर चीज महंगा हो रहा है जो जरूरत का सामान है। तो कहने का मतलब हो गया महंगाई के खिलाफ। तीसरा चीज क्या हो गया? बेरोजगारी तो बता ही दिए, नौकरी नहीं मिलता। इसके घर में भी 2 बहन है, पढ़ी लिखी है, अब शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे, कहानी खत्म, बेरोजगारी बढ़ गया। तो उदाहरण के लिए तो ऐसे याद रहेगा क्या क्या चीज, ठीक है। अब कारण क्या था? भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा था? सिंपल सा बात है, चुनावी खर्चा। अभी बताए थे ना, एक आदमी मुखिया बनने के लिए 1 करोड़ खर्च करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह जानता है यदि मुखिया बन गए तो 1 करोड़ जो रिस्क पे लगाए हैं उससे हम 5 करोड़ कमा लेंगे, 2 करोड़ कमा लेंगे। हार गए तो डूब गया। तो दोनों कंडीशन है। तो तुम लोग लिख देना, हेडिंग देना बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण, लिख देना उसमें कहानी। जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया था ये लड़का लोग कि सर आप इसका जो है ना अध्यक्ष बनिए, नेता बनिए। तो उन्होंने बोला भैया हम नेता बनेंगे ना, तो हम जब लीडर बनेंगे तो तुम लोगों को मेरा बात मानना पड़ेगा, ठीक। तुम्हारा भी बात सुनेंगे, जैसे तुमने पूछा कुछ, तुम्हारा भी हर व्यक्ति का बात सुनेंगे, लेकिन फैसला कौन लेगा? हम लेंगे। तो यही कहानी था जयप्रकाश नारायण का, इससे रिलेटेड और कुछ था नहीं। 1974 याद रखना, जिसको छात्र आंदोलन कहा जाता है। अब आया क्या? सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, है ना। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता उद्घाटन कौन किया था? शुरुआत अंग्रेज किया था, ठीक है। कहां से? तो भैया फुट डालो राज करो। सबसे पहला मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में करवा दिया। बोला मुस्लिम का अलग पार्टी बनाओ, हिंदू का अलग पार्टी बनाओ, ठीक। गांधी और किसमें? भीमराव अम्बेडकर में लड़ाई लगवा रहा था। गांधी भीमराव अम्बेडकर को बोला ना तुम लोग दलित हो ना,
छोटा जाति हो ना, डोम हो ना, तुम लोग अलग पार्टी बनाओ, ठीक है, तब तुम लोग जीतोगे ना, तो तुम लोग को ज्यादा फायदा होगा। तुम लोग अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए काम करोगे। तब ना गांधी जी और उसके बीच पूना पैक्ट हुआ था, याद होगा, है ना, पूना पैक्ट नाम सुना होगा ना, 1931 में। तो वही था। तो सांप्रदायिकता क्या हो गया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। भागलपुर का दंगा याद होगा, है ना, और ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश में भी कई दंगे हुए, इलाहाबाद में। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सर दंगा किसे का, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, जब सर दो धर्मों के बीच क्या करते हैं, लड़ाई हो जाए अपने धर्म को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, तो उसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता। जैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा, दो धर्म का नाम लिख देना, धर्म का नाम पता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से बहुत सारे हैं। भारत हमारा क्या कहता है संविधान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ठीक है ना, तो हम सब है भाई भाई, वही कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। और भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन कुछ लोगों के चलते, कुछ नामचीन गुंडों के चलते, कुछ नामचीन बेवकूफों के चलते, गधों के चलते क्या होता है, दो धर्म के बीच लड़ाई लगवा देता है ना, और उसके कारण बहुत सारे जो बेजुबान लोग होते हैं, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, वही कहलाता है सांप्रदायिक दंगा, होता है ना। तो ये सब चीजें सांप्रदायिक दंगा हो गया। सर धर्मनिरपेक्षता क्या हो गया, सर जहां पर सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में है, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि हिंदू का धर्म देश है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, जैन रहते हैं, तो ये सब है ना, ये सब सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। जब दो धर्म आपस में लड़ जाए सर, तो सांप्रदायिकता हो गया। जब सभी धर्म एक साथ रहे, सभी जाति एक साथ रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता। बंटी को भी उतना ही प्यार मिले जितना घंटी को मिलता है, घंटी को ही उतना ही कटोरा में दूध मिले जितना कि घंटी को मिलता है, इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। समझ में आ गया ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। बुलबुल को उतना ही खाना मिलना चाहिए जितना कि सुमन को मिलता है। तो भाई बहन में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा नहीं, सबके लिए अपनी अपनी स्वेच्छा के हिसाब से जिस धर्म को अपनाना चाहते हो, जिस भाषा में बात करना चाहते हो, जिस प्रकार से भी रहना चाहते हो, खुद से रह सकते हो। सिर्फ किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यानी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। दुख तो पहुंचा ही देता है लोग, गाली दे करके, बोल करके, बुरा बात बोल करके। तो ये चीजें सांप्रदायिकता समझ में आ गया सर। दो धर्मों के बीच की लड़ाई, आराम से लिखना, गोला घेर करके, सांप्रदायिकता, दो धर्मों के बीच की लड़ाई, एरो मार करके लिखने के बाद फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्षता सर, जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो, सभी धर्म एकजुट हो, सभी धर्मों में कोई भेदभाव नहीं हो, हम सब भाई भाई की तरह रहे, वही तो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। हम लोग जब पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं, कुछ याद होगा ऐसा कुछ कहानी, ठीक है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। उसके बाद क्या है रे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। कहने का मतलब एक छोटा सा राष्ट्रगान में हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारत को समाने का प्रयास करते हैं। यही तो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, यही तो हमारी शान है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के दो कार्य बताइए। ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, सिंपल सा उदाहरण है सर, ग्राम पंचायत, ठीक है। कैसे लिखोगे, तो ग्राम पंचायत में हम लोग लिख देंगे 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा सर, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होने वाला है कुछ दिन के बाद इसी साल, तो उसमें 3 स्तर होते हैं। पहले हेडिंग दो, पहला कार्य पूछ क्या रहा, ग्राम पंचायत के कार्य, तो तुम लिख देना ग्राम पंचायत के कार्य। नंबर 1 क्या चीज करना, गली में कौन सी ईंट वाला सड़क देखा है ना, देहाती भाषा में इसको समझ जाओ, कोई याद करने की जरूरत नहीं किताब से, जो मुखिया करवाता है, वार्ड सदस्य करवाता है, ठीक। तो पक्की सड़कें बनवाना, क्या कहते हैं उसको रे, नाम बता भैया, शुद्ध जल का व्यवस्था करवाना, ये सब मुखिया का काम है कि नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पंचायत ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हुए लिख दिया ना। 2 ही कार्य पूछ रहा है तो 2 कार्य बता देंगे ना। तीसरा कार्य पूछेगा तो क्या बताओगे, नाली निकासी का काम करवाना, वो भी हो गया उसका काम। और क्या काम करवाओगे, तो पोल पर जो है लाइट की व्यवस्था करवाना। ये सब देखा हुआ है, सबके गाँव घर में ये सब चीजें होती है। आराम से 4 से 5 काम लिखोगे, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इतना ही नहीं, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, किसी योजना को, सरकारी योजना, कहोगे सर कौन सा योजना, अरे बता दो, इंदिरा आवास योजना, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं सर, नाम बदल गया है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे सर, ग्राम पंचायत लिखेंगे, उसके बाद एक एरो देंगे। सबसे पहले क्या होता है सर, पंचायत, पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुखिया, ठीक है। दूसरा स्तर होता है सर प्रखंड, जिसमें कौन होता है, हेड, समिति। तीसरा स्तर कौन सा होता है, जिला परिषद। समझ में आया ना, जिला स्तर पे क्या होता है, जिला परिषद। तो पंचायत का 3 भाग बांट दिए, पंचायत का 3 भाग, एक पंचायत हो गया जिसको ग्राम बोलते हैं, दूसरा गांव, तीसरा क्या हो गया प्रखंड, तीसरा क्या हो गया जिला। अब गांव में कौन होता है, मुखिया, प्रखंड में कौन होता है, सचिव, सचिव नहीं होता है,
समिति, पंचायत समिति। तीसरा कौन होता है? जिला परिषद, याद रखना, ठीक है। इसका चुनाव जब होगा ना गांव का, उसमें 3 चीज होता है, मुखिया, समिति और सरपंच। क्या होता है? सरपंच नहीं रे, परिषद, ठीक है। तो ये सब डिजाइन कर देना, एक्स्ट्रा अलग हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा बात है, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है लोग हमारे द्वारा चुनी गई सरकार क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाता है। इतना तो पता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हो गया भैया? सत्ता की साझेदारी का मतलब हो गया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सत्ता में भाग लेना, वही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। कहने का मतलब सर ये हो गया कि हम लोग खुद सरकार को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं भाई? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। चलाते रहा है प्रधानमंत्री, चलाते रहा है मुख्यमंत्री, चलाते रहा है राष्ट्रपति, फिर हम कैसे सरकार को चलाए? सिंपल सा बात है सर, हम लोग वोट दिए हैं, वोट देकर के आदमी को चुने हैं, कृष्ण कुमार ऋषिदेव को चुन करके भेजे है। वो जाकर के वहां पर बोलेगा, वहां बोलेगा तो मुख्यमंत्री सुनेगा, या फिर जो भी होता है कानून बनेगा अपना बात रख पाएगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। व्हाट इज प्रत्यक्ष, व्हाट इज अप्रत्यक्ष? जिसको हम डायरेक्ट चुनते हैं वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि विधायक कृष्ण कुमार ऋषिदेव को चुने, ठीक है ना। मुख्य कौन है? संसद, उसको भी हम ही लोग चुनते हैं। मुखिया को भी हम ही लोग चुनेंगे, है ना। वोट देते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो सर विधायक चुनता है और सांसद चुनता है। हम लोग डायरेक्ट उसको वोट नहीं देते। मतलब हम जिसको चुनकर भेजे ना सर, वो चुना हुआ व्यक्ति किसको वोट देता है? राष्ट्रपति को। तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से। तो कहने का मतलब क्या हो गया? लोगों का, व्यक्ति का। ऐसे भी नेता भाषण में बोलता है कि जनता जनार्दन होता है भैया। तो कहने का मतलब जनता ही जनार्दन है। जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनती है, सिस्टम को चुनती है, लोगों को वहां भेजती है, लोग वहां से शासन चलाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी। तो आसानी से बहुत सारी कहानियों को लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे घर चलता है, घर चलाने के लिए क्या होता है? सबका योगदान होता है। बाप होता है, खेत में काम करता है, वहां से 2 पैसा कमा के लाता है, मजदूरी करता है। माँ होती है, उसी पैसे से खाना बनाती है, फिर भोजन बना के सबको गरम गरम खिलाती है। कहने का मतलब सत्ता तो घर में भी चल रहा है, लेकिन सबके सहयोग से, साझेदारी से। समझ में आया ना। एक बच्चा होता है, उसी बाप के पैसे से स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, तो वह भी उसको सहयोग कर रहा है, ताकि वो उसके पिताजी भी चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े, तो वह भी प्रयास कर रहा है। तो कहने का मतलब हर एक व्यक्ति होता है, हर एक का योगदान होता है सरकार में, है ना। जैसे कि पब्लिक का योगदान है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो जनता का डायरेक्ट शासन में भाग लेना, है ना। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब आया गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है भैया। गठबंधन की राजनीति देखो, अभी मेरे पास नॉलेज है तो हम अपने आप से फ्रीली बता सकते हैं ना। किसी से पूछ पूछ करके बताना होता तो क्या होता? कल जाकर के वो यदि हमको नहीं बताता तो फिर हम फंस जाते ना। जैसे आज फंस गए, लैपटॉप मेरा चला गया, तो आज हम जो है बिना लैपटॉप के जो है क्या हो गए? विकलांग हो गए थोड़ा सा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये गठबंधन की सरकार थी, कुछ दिन के लिए मांग के लाए थे, और जब लेके चला गया तो मेरा तो हालत खराब हो गया है ना, सरकार खत्म हो गई। तो गठबंधन का सरकार होता है सर, जब 2 या 4 पार्टी मिलकर के सरकार चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार, है ना। मेरे पास भी लैपटॉप रहता, तुमसे भी मांग के ले आया, दो का काम था, लेके चला गया, तो मेरा तो है ही ना है, तो वो गठबंधन नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन हो गया कि आधा सामान मेरा आधा तुम्हारा, तो गठबंधन हो गया। तो सरकार में भी यही सिस्टम होता है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी बताए थे करोड़ों खर्च करता है। क्या करता है? एक विधायक 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ खर्च करता है चुनाव के अगले पिछले दिन, 1 रात पहले 2 रात पहले सूरज जैसे लोगों को, ठीक है ना। कहेगा क्या भैया नशा करते हो या फिर दारू पीते हो, शराब पीते हो, 25,000 रुपया थमा दिया, तुम कितना वोट दिलवा दोगे? कहेगा 10 को दिलवाएंगे, तो इसको 25,000 दे दिया। कोई कहेगा हम 500 वोट दिलवा देंगे, उसको 1 लाख दे दिया। इस तरह से पैसा बांटते फिरता है। क्यों बांटते फिरता है? सिंपल सा बात है, वो जीतेगा और चुनाव लड़ेगा, है ना। अब क्या हुआ? सरकार मान के चलो 100 आदमी चाहिए सरकार बनने के लिए, तुम्हारे पास कितना है? मात्र 50 आया है, ठीक है। और किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 40 है, ठीक। या मान लो तुमको 90 आया है, तुमको 10 की जरूरत है, ठीक। वो 10 को जो है ना कहेगा कि एक में मिल जाएगा 10 को, कहेगा हम नहीं बनेंगे, हमको पहले जन शिक्षा मंत्री बनाइए तब हम आप में मिलेंगे। क्योंकि वो जानता है 10 का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि 100 पूरेगा तब तो सरकार बनेगा तुम्हारा। एक उदाहरण के लिए बताए, सिर्फ 100 नहीं चाहिए। जैसे बिहार में 127 चाहिए टोटल सरकार बनाने के लिए, 124 या 125, ठीक। 243 है ना, आधा कर दो उसका, ठीक है। तो उसी तरह से मान लिए 100, तो 10 का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक। कहेगा हमको शिक्षा मंत्री बनाओ, हमको गृह मंत्री बनाओ। गठबंधन के सरकार में तुमको मजबूरी है, बनाना पड़ेगा, तुमको भी लोग है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना लूटेंगे।
तो वो तो शिक्षा मंत्री बनेगा, चलो ले लोगे शिक्षा मंत्री, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब क्या है, गठबंधन का सरकार, अब उसको लूटते देख रहे हैं, हम ईमानदार आदमी है, ठीक है, 90 है मेरे पास, 10 उसके पास है, वो शिक्षा मंत्री बन गया है, सारा लूट रहा है पैसा इधर से उधर से। तो उस समय यदि विरोध करेंगे तो कहेगा हम हट जाते सरकार से, इस्तीफा देते जाओ, तुम्हारा सरकार गिर जाएगा, फिर दूसरा पार्टी बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार अस्थिर होती है। क्या होती है, अस्थिर होती है। जैसे बिहार में जदयू नीतीश कुमार की पार्टी, राजद लालू यादव की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाया था पिछले साल, क्या हुआ, दोनों 2 साल रहा, ठीक है ना। लालू का बेटा अपना मनमानी करता था, उप मुख्यमंत्री था, नीतीश कुमार अपना मनमानी करता था, वो मुख्यमंत्री था, दोनों में पटरी नहीं खाता था। अंतिम में क्या हो गया, सरकार गिर गया, है ना। नीतीश कुमार किसमें मिल गया, बीजेपी में मिल गया। कहने का मतलब गठबंधन का सरकार का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। गलत भी हो रहा है तो तुमको आंख बंद करके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारा सहयोगी छोड़ के भाग जाएगा, तो उसमें भी सरकार गिर जाएगा। तो बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ अच्छा भी कुछ खराब भी, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार मजबूत नहीं होती है। गठबंधन का सरकार कभी भी अच्छा फैसला नहीं ले सकता है। गठबंधन का सरकार कोई भी रिस्क का काम नहीं कर सकता है ना। तुम्हारे पास पैसा रहेगा 5 लाख रुपया, तब ना तुम 6 लाख का लैपटॉप खरीद लेगा, 1 लाख रुपया तो कमा के किधरों दे देंगे। अब तुम्हारे पास 2 रुपया कहेगा हम 5 लाख का लैपटॉप खरीदेंगे, जिंदगी में कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, गठबंधन की राजनीति क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है, वह कभी भी टूट सकती है, उससे कोई मजबूत फैसला नहीं लिया जा सकता है। मोदी से पहले मोदी को कितना सीट आया था, 3 साढ़े 300 था, और इसीलिए वो क्या किया, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया। क्यों, क्योंकि वो क्या था, एक पार्टी था, अकेले था उसको पावर। यदि उसके खिलाफ 2-4 ठो करता भी ना जो जुड़ा हुआ है उसके साथ, तुम भागी हो जाएगा, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा 100 पूरा हुआ है। यदि मेरे पास 100 रहेगा, 100 बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए 100 चाहिए, तो उसके बाद यदि 105 है मेरा, बगल वाला को भी जोड़ लिए, उसको भी छोटका मोटका मंत्री बना दिए, तो 5 को भागी हो जाएगा, तो हमको कोई फर्क पड़ेगा। तो हम कोई भी डिसीजन मजबूती से ले सकते हैं। तो कमजोरी किसका हो गया, गठबंधन का कमजोरी हुआ ना। गठबंधन का सरकार कभी भी गिर सकता है, गठबंधन का सरकार कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, या मजबूत फैसला या अच्छा फैसला लेने में डरता है ना। अब ऐसा कानून बना दे कि 1 रुपया भी घूस लिया तो उसको 25 साल का जेल, तो कहेगा साला गठबंधन वाला भाग जाएगा, कहेगा हम अपने चोर है। पैसा नोटबंदी जो बंद किया था सब विरोध कर रहा था, मोदी किसी को बताया भी नहीं, डायरेक्ट 8 बजे रात से पैसा बंद। अब तो जो चोर था जिसके पास करोड़ों करोड़ रुपया दीवार में दबा के रखा था, वो तो गाली दे रहा था मोदी को, ये क्या कर दिया, उसको जलाना पड़ रहा था पैसे को। तो ये चीजें हो रही थी। कहने का मतलब गठबंधन का सरकार समझ गए, गठबंधन की राजनीति वही चीज हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत में जातिवाद के पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में है सर, एक समय की बात है, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगली है, एक सारे उंगली का अलग अलग काम होता है, अंगूठा का निशान देते हैं, किसी किसी का सहयोग, सबका सहयोग से सारा काम करते हैं। उसी तरह से हमारा एक घर था, घर में 5 बच्चे थे, 5 बेटा का अलग अलग काम होता था। बड़ा बेटा रक्षा करता था, सबका देखभाल करता था, कोई बेटा जो है कोई काम करता था, कोई काम करता था, अलग अलग काम करते थे, इसीलिए सबका नाम अलग अलग हो गया है ना। जो क्या करता था, जो ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, जो ज्ञान दे रहा था, वो क्या हो गया, ब्राह्मण। जो ज्ञान दे रहा था वो क्या हुआ, ब्राह्मण। जैसे हम भी ज्ञान दे रहे थे, हम भी ब्राह्मण हुए भाई। उसके बाद जो लड़ाई करता था, जो युद्ध करता था, जो तुम्हारी रक्षा करता था, उसको कहा गया क्षत्रिय। उसके बाद जो व्यापार करता था, बेटा में ही सोच लो, तो उसको क्या कहा गया, व्यापारी। तो व्यापारी है तो उसका बेटा व्यापारी हो जाता था। तो जो दूसरे क्या काम करता था, नौकरी करता था, जैसे कि हो गया कोई अफसर हो गया, नौकरी जो करता है, कलर कुछ होता है, वो सब क्या हो गया, वो सब हो गया शूद्र। तो 4 जाति था, है ना। तो ये जातिवाद के पनपने का प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहली बात है, तो पहले तो ये चीज चलता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, मानसिकता बन गया, दिमागी कीड़ा घुस गया दिमाग में। और इसके पनपने का प्रमुख कारण क्या है, अशिक्षा। क्या चीज है, अशिक्षा है। यदि एक तरह से सोचे तो कोई जाति बड़ा या छोटा नहीं होता है कि नहीं। वो एक मानसिकता पाल लेते हैं बचपन से। क्या है भाई, तो सूरज कुमार मंडल, तो क्या है भाई, तो बंटी कुमार राय, तो ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, बचपन से उसके दिमाग में जब भर रहा है, तुम क्या भैया, मैं हूँ सर मोहम्मद अख्तर, तो दिमाग में बच्चे को डाल दिया जाता है, सारे कोई क्या है, इंसान है कि नहीं। और ये इंसान है तो जाति तो पनपना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बताता है पहले से, ची डोम है उधर मत जाओ, है ना। अरे उसको घर में मत देना, मतलब उसको थाली मत देना खाने, पानी वाला गिलास लो, प्लास्टिक वाला गिलास लो, पियो फेंको पीने के लिए। तो पहले से बच्चे के दिमाग में डाल देता है दवाई, है ना। हम स्कूल जाते थे तो वहां पर नहीं देखते थे कौन जाति का है कौन नहीं, पूछते थे। लेकिन आजकल बड़ा आदमी हो गया ना, अहाँ कौन जाति चाहिए, कौन जाति चाहिए, अहाँ कौन टाइटल लगावे चाहिए, ऐसी मानसिकता है। तो पहले तो समझ गया ना कारण क्या था, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में।
तो जातिवाद के बारे में समझ गया, बेटा बेटी में भी अंतर करता है। लोग है ना, बेटा है बेटी है, रसगुल्ला देना है, चलो बेटा खा लेगा, बेटी नहीं खाएगी, काम चलेगा, है ना। बेटा बेटी है तो बेटी जो है काम करेगी, चल घर में काम कर पोछा लगा, बेटा रईसी के साथ घूमेगा फुल पैंट शर्ट लगा करके, जींस लगा करके। तो ये सब भी जातिवाद एक तरह से पनपाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, छुआछूत की भावना। क्या कारण है जातिवाद के ऊपर अपने, क्या कारण है, छुआछूत की भावना। बचपन से ही दिमाग में डालते हैं, अरे उसको मत छूना, उसको छुओगे तो कुछ और हो जाएगा, ऊंच नीच का भेदभाव, अरे वो छोटा जाति का है, अरे को धानों को जुट्ठा खाने वाले, तो ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अवसर की भी असमानता होती। किस चीज की, अवसर की असमानता, है ना। देखो बउआ, होता क्या है कि सभी 5 बच्चे हमारे घर में है, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए, सब पर समान रूप से मेहनत किया जाए, सबके लिए गार्जियन बराबर रूप से सोचे, है ना, सबके कमियों को ध्यान में रखते हुए सुधार करे, तो वो बच्चा बराबर हो सकता है। लेकिन कोई ज्यादा तेज हो गया, कोई भूसकोल हो गया, जो भूसकोल वाले छोटे खाने बनाएगी घर में, उस कंडीशन में क्या होता है, भूसकोल भी बन जाती है, आंगनबाड़ी की रसोईया, तेज का हो जाता है, कोई मास्टर बन जाता है। तो कहने का मतलब यही तो हुआ अंतर, यहीं से तो जातिवाद शुरू होता है। अभी देखो वो बूढ़ी माता है, उसका क्या है, वो बोलती है हमारा नाती पोता का मकान है, 6 कोठली का मकान है, यहाँ पर क्या है, एक तो गली बन गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, शादी उस घर में हुआ, उसका प्रभाव उस पर पड़ गया। अब इसको वहां पर लोग सोचता है हम अच्छे घर से हैं, वो थोड़ा डाउन घर से, इस तरह से विचार मन में आना शुरू हो जाता है, लोगों का सोच बदल जाता है। सामाजिक विभेद और सामाजिक कुरीतियां, समाज का गलत घटिया नीति, समाज का जो है गलत तरीका, समाज में विभेद करने का तरीका, ये क्या है कि जो फलना जाति के पेट में दांत होता है, फलना जाति ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कहा जाता है ना कि जो है इस जाति का चेहरा देखने से मुंह खराब हो जाता है, जैसे धानुक को कहा जाता है जुट्ठा खाने वाला, है ना, ऐसे जो ब्राह्मण को कहा जाता है राक्षस। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये लोगों की मानसिकता है, ये लोगों की कुरीतियां है, ये लोगों का सोच है, हम ऐसा नहीं मानते, है ना, क्योंकि हम सभी जाति के लोगों के साथ रहे, सभी जाति के बच्चों के साथ रहे, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम सब बराबर हो सकते हो, किसी में भी कोई कमी नहीं होता है, ठीक है। बस मेहनत करने की जरूरत है, उसके अंदर जज्बा लाने की जरूरत है। तो हमारे पास 4 कारण हो गए। नेता तो सबसे बड़ा कारण है, आएगा, अरे इस गांव में राजपूत है, हाँ तो राजपूत आएगा नेता, यहाँ से नेता राजपूत खड़ा करेगा, क्योंकि राजपूत का संख्या ज्यादा है, डोम का संख्या ज्यादा है, तो डोम जाति वाला करो। हरिजन है तो कृष्ण कुमार ऋषिदेव को लाओ ना, ऋषिदेव वोट देगा उसको। तो ये नेता लोग जो है ना, लोगों के अंदर मानसिकता कहता है लड़ो मरो, लड़ो मरो, किसी को कुछ नहीं देता है नेता, देता है, आता है वोट मांग के चला जाता है, 5 साल तक दिखता नहीं है, ठीक है ना। उसके पीछे भी सूरज बाबू जाएंगे, हाँ नमस्कार नमस्कार, नेता है, देखने जाते देखने। ये लड़की सब गीत गाने जा रही थी, अब कौन किसको क्या देता है, 1 रुपया किसी को नहीं देने वाला, है ना। इसीलिए ये नेता लोग सबसे बड़ा कारण है, जातिवाद पैदा करने वाले। ऐसे ऐसे लोगों को तो पीटना चाहिए, है ना। तो ये हो गया सामाजिक विभेद, समाज के लोगों के द्वारा, जो बूढ़े पुराने लोग हैं, जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, वो लोग जाति में बहुत तुलना करते हैं। आजकल का शिक्षित बच्चा नहीं करता है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पुराने सोच वाले लोग, अरे इस जाति में ये कमी है। अबे अपने जाति का भी देख लो, सारे में कमी होता है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसमें कि सारे गुण हो, है ना। सामाजिक कुरीतियां होती है ना, सामाजिक कुरीतियां, समाज सोच, सामाजिक सोच, ये सब चीजें। हाँ, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र भी होता है। शैक्षिक राजनीतिक क्षेत्र क्या होता है, तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया साफ सफाई वाला काम में इस जाति को ज्यादा आरक्षण दे दो, डोम जाति को, उसको ज्यादा नौकरी मिलेगा, है ना। या फिर क्या होता है, इतना ही नहीं, अवसर की समानता, अवसर की समानता सरकार कोशिश की है, संविधान कोशिश किया है, आप कोई भी नौकरी ले सकते हैं ना, लेकिन लोगों की मानसिकता वो हो जाती है, तो उसको खत्म करना होगा। तो अवसर की समानता, असमानता, जैसे हम लोगों के घर में होता है ना, टंकी साफ करवाना है तो किसको बुलाते हैं, किसी विशेष जाति को, है ना। अबे तुम भी साफ करो, वो भी इंसान है। कहने का मतलब क्या हो गया, सबको समानता होनी चाहिए। तो भेदभाव यहीं से उत्पन्न करते हैं, कहानी यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के अगले लेक्चर में उपस्थित होंगे, तुम लोग भागना नहीं, एक दिन भी सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, कल होगा तो कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बोलने में समय लगता है, एनर्जी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मजा आया होगा तो कमेंट अवश्य करना, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। परीक्षा का तैयारी करो अच्छे से।